नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे। यानी आप जो है यदि यूपीएससी 2024 लिखने वाले हैं, बीपीएससी 69 लिखने वाले हैं, या आप बीपीएससी 70 लिखने वाले हैं, या यूपीपीसीएस जो है 2024 ईपीएफओ हो गया, या आपको आरओ का एग्ज़ाम हो गया जो अभी यूपी में होने वाला है, या जो भी आपके स्टेट एग्ज़ाम हो गए जिनमें जो है जीएस जो है जिनका बहुत अच्छा रोल रहता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक बैच स्टार्ट किए थे हम लोग। तो आज इसका जो है ये लेक्चर नंबर आपका थर्ड होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे थे कि आखिर जो है एनसीईआरटी जो है क्यों पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की ज़रूरत क्या है, क्या वाकई में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग देखे थे आखिर एनसीईआरटी कौन पढ़ना चाहिए। फिर हम लोग सारे एनसीईआरटी के ऊपर जो है बात किए थे। फिर जो है लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात किए थे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे टाइम लाइन, और उसके बाद हम लोग शताब्दी वगैरह बेसिक टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा देखे थे। एक क्रोनोलॉजी हम लोग देखे थे प्राचीन भारत का इतिहास का। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 देखे थे आर एस शर्मा से। तो आज हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। मैं इनिशियल में ही आपको कल बता दिया था कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक जो है बिल्कुल बेसिक है। तो चैप्टर नंबर 5 से काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक आपको वो कहानी मिलेंगी जिससे जो है आपका नींव काफ़ी मजबूत हो जाएगा। चूँकि हमारा टारगेट ही है कि आपका बेसिक इतना अच्छा कर दिया जाए कि आप जो भी एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं उसका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाए कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक एक टर्म के ऊपर बात करेंगे। बाकी इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दिया जाएगा। तो पहले यूनिट में हम लोग देखे थे यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी लिखने के लिए दिया गया था वहाँ पे। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है क्वेश्चन लिख रहे होंगे। और मैं आपको जो है एक ग्रुप का वहाँ पे लिंक दिया हूँ एनसीईआरटी बैच का, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, एक और आपको पैरेलली मैं ग्रुप दे दूंगा जहाँ आप जो है सबमिट कर सकते हैं अपना आंसर। तो आज आपको ग्रुप जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर जो 2 देखने वाले हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन, यानी उपनिवेशवादियों के विचार, उनके योगदान, और राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान, और अराजनैतिक इतिहास की मोड़। तो ये हम लोग आज टॉपिक देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और लेक्चर को जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो यूपीएससी जो है एग्जाम लिखने के लिए जो है टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2024 को, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी 69 ही हो, यूपी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो या कोई वनडे एग्जाम हो, तो उनको आप लेक्चर जो है ये प्रेफर करा सकते हैं। उनको जो है ये लिंक जो है शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस चैनल पे आप लोग के लिए जो है करेंट का जो है एमसीक्यू रोज जो है यहाँ पे डाला जा रहा है। 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू डाला जा रहा है, तो उसे भी आप जरूर देखेंगे ताकि आपका करेंट पे जो है पकड़ मजबूत हो जाए। बाकी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ से कंटिन्यू पढ़ते रहें। इसके अलावा यहाँ पे जो है अभी हाल फिलहाल एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज जो है आपको आरओ एआरओ के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन आप यदि बीपीएससी 69 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईपीएफओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर जो है कोई स्टेट पीसीएस, तो उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आरओ एआरओ के लिए है। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपको पता है इसका 3 ब्रांच है, एक बायो हो गया, एक आपका फिजिक्स हो गया, और एक आपका केमिस्ट्री हो गया। अब यदि मान लो मैं आपको यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में, तब ऐसा तो नहीं होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट का जो है कंसेप्ट ये आरओ के लिए अलग हो जाएगा, बीपीएससी 69 के लिए अलग हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो सारा तथ्य सेम ही होगा। क्वेश्चन का जो है पूछने का बस तरीका बदल सकता है, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, कहीं जो है आपको सतही नॉलेज से काम चलेगा, कहीं आपको डेप्थ नॉलेज भी रखना पड़ेगा। तो बाकी ये एनसीईआरटी जो बैच है ये तो सारे लोग के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है वहाँ आप जाके जरूर प्रैक्टिस करें। वहाँ पे 2 टेस्ट डाला हुआ है, आप जैसे बीपीएससी 69 भी लिखने वाले हैं तो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आरओ के लिए है। ठीक है, तो उसे आप जरूर देखेंगे और उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए आप सभी जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। देखिए, टेस्ट नंबर 1 में वहाँ पे आपको अपलोड किया गया है हिस्ट्री। ठीक है, टेस्ट नंबर जो है 2 उसका जो है ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड होगा, तो नेक्स्ट डे जो है आपको अपलोड होगा। इसके अलावा आरओ का जो है एक सिलेबस वहाँ पे दिखाया गया है, तो जो आरओ का तैयारी करना चाहते हैं वो जाके सिलेबस वहाँ से देख लेंगे।
बाकी आर के लिए जो है आपको स्पेशली टारगेट ध्यान में रखते हुए यदि मैक्सिमम लोग चाहेंगे तो वहाँ पे एक बैच क्रिएट कर दिया जाएगा और आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम किया जाएगा। बाकी देखिए काम आप ही करना है, हम आपको एक सही जो है रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, चूंकि एनसीईआरटी ये पढ़ाने का तात्पर्य ये है कि बुक जो है थोड़ा सा लेंदी है और न्यू जो भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी जो है ये प्रॉब्लम होगा। अगर सेल्फ से उनको बुक पढ़ने के लिए दे दे तो यहाँ पे जो है ज़्यादा आपको फैक्ट को जो है रखा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है चित्र का संख्या कम है, लिखावट जो है यहाँ पे कंटेंट आपको ज़्यादा है, तो बच्चों को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा और इसी मकसद से जो है आपको सीरीज को कराया जा रहा है कि आपका बेसिक जो है मजबूत हो जाए और आपको पता भी नहीं चले। आर एस शर्मा जो है हम लोग बिल्कुल आसानी से फिनिश करेंगे। ठीक है, बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। ठीक है, आप लोगों से बस एक ही हमारा जो है यहाँ पे आप एक ही हमको मदद कर सकते हैं कि आप लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है इसको लेके कि क्वालिटी एजुकेशन जो है अब कोई वंचित ना रहे। ठीक है, तो सारे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिले और यहाँ पे जो है अभी आपसे किसी प्रकार का कोई चार्जेज जो है कहीं मांगा नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही बताया जा रहा है। तो बस इतना काम आप कर सकते हैं कि लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। देखिए अच्छा कंटेंट आपको जहाँ से मिले, यहीं से नहीं मैं बोल रहा हूँ, जहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट मिले आप अपने दोस्त भाई बहन मित्र जो भी है उनको जरूर शेयर करेंगे और इतना योगदान तो समाज में आप अपना दे ही सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं इसका प्राचीन भारत के इतिहास का आधुनिक लेखन। पिछले दिन आपको जो है कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए दिया गया था। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए पिछले दिन हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर बात किए थे। कुछ जो है टर्म है यहाँ पे, जैसे वर्ण है, अनेकता में एकता, चक्रवर्तीन क्या होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन जो है आज के भारत को समझने के लिए किस प्रकार उपयोगी है, क्या आप जो है समझते हैं कि अतीत को परिवर्तन करना वांछनीय है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न जो संस्कृतियों को मिलकर एक होने का उदाहरण दीजिए। ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास किए थे। चलिए तो आज इसका यूनिट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का आधुनिक लेखन। अब देखिए चैप्टर का ही नाम है आपका कि प्राचीन भारत का इतिहास लिखना है और वो कौन लिखेगा, जो भी आधुनिक लेखक होंगे। यानी देखिए एक्चुअली कहानी ये है कि इनिशियल में हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे हमारा कुछ प्राचीन भारत का इतिहास भी है। ठीक है, अपने को ये पता नहीं था कि प्राचीन भारत का कुछ इतिहास भी है, बिल्कुल नहीं पता था अपने को। ठीक है, बात है 19वीं सेंचुरी का, यानी 1800 से लेके 1900 तक। अब जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो उनके आने से ही यहाँ पे जैसे ही वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं इंडिया में, ठीक है, पलासी होता है, आपको बक्सर होता है, उसके बाद भारत में जो है उनका जो है प्रभुत्व धीरे धीरे जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है और इस क्रम में जो है भारत पे अच्छे तरीके से अपना राज काज कर सके, भारत के कल्चर को समझने का कोशिश करते हैं। अब भारत में उससे पहले जो है यहाँ पे दो जातियां विद्यमान थी, हिंदू और मुस्लिम विद्यमान थे। इनका कल्चर जो है समझने का कोशिश किया गया और इसी कोशिश में चूंकि इनके कल्चर को आखिर क्यों समझने का कोशिश किया जा रहा था, ताकि यहाँ पे अच्छा तरीके से रूल किया जा सके, इनको समझा जा सके। देखिए कहीं भी किसी पे आपको रूल करना है तो बिल्कुल सामने वाले को समझना जरूर जो है बिल्कुल जरूरत होता है उसको समझने की। अब इसी प्रयास में वह जो है भारत के जो है प्राचीन भारत के जो भी ग्रंथ हैं, ठीक है, उनको जो है अंग्रेजी में उनका कन्वर्जन शुरू हो गया और अंग्रेजी में जैसे कन्वर्जन शुरू हुआ तो उन ग्रंथों में जो है भारत के जो है वहाँ पे पुराने समय के बारे में उसमें जानकारियां मिलने लगी। इसके बाद जो है आपका उत्खनन वाला कार्य भी शुरू हो गया। ठीक है, कनिंघम आए और उनके अंडर में उत्खनन का काम शुरू हो गया और इस तरह बहुत सारे फैक्ट जो है लोग इकट्ठा करते लगे और इकट्ठा करने के क्रम में इस फैक्ट को इकट्ठा किया गया और अपना एक विचारधारा जो है इसके ऊपर रखा गया। ये जो भी उपनिवेशवादी लोग थे, जो भी एक कॉलोनी बनाए थे भारत को, ये लोग क्या किए, अपना जो है एक विचार जो है अपना एक थॉट रखने लगे, भारत को लेके अपना एक व्यू रखने लगे। तो एक इनका विचारधारा यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत के इतिहास को जो है किस रूप में देखते हैं। अब आपको देखिए जनरली ये बात पता ही होगा कि यूरोपियन जो है भारत के इतिहास को कभी भी अच्छा आपको नहीं, अपने नजरिए से अच्छा नहीं बताने की कोशिश करेंगे, हमेशा वो अपने आप को ही सुपीरियर दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो आधुनिक भारत के जो है भारतीय लेखक आएंगे तो फिर उनका जो है इनके विचारधारा से इनका टकराहट होगा या अपना विचार रखेंगे।
ठीक है। लेकिन यूरोपियन तो कभी नहीं दिखाएंगे कि आपका सुपीरियर है, आपका जो इतिहास सुपीरियर रहा है, वो हमेशा पिछड़े ही दिखाएंगे। तो खैर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल आप ये मूल बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक जो है पॉइंट को पढ़ते हैं यहाँ पे, फिर समझने का कोशिश करते हैं। पहला अपना टॉपिक क्या है? उपनिवेशवादियों के विचार और उनका योगदान। आखिर जो ये उपनिवेशवाद थे, आखिर ये जो कॉलोनी बनाए हुए थे ये लोग, इनका क्या विचार था भारत के लेके, भारत के पुराने इतिहास को लेके क्या विचार था इनका, और इनका इस इतिहास में क्या योगदान रहा, इसी के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, यद्यपि जो है शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्य, पुराणों और जीवन चरित्र जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर ही आरंभ होता है। ठीक है, यही मैं बात आपको बोल रहा था कि भारत में देखेंगे तो काफी हस्तलिखित महाकाव्य भी थे, पुराण भी थे। ठीक है, ये सारे ग्रंथ होने के बावजूद भी भारत का इतिहास जो है आधुनिक ढंग से 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपका, 1700 से जो है 1800 के बीच में, ठीक है, उत्तरार्ध में, इसके भी उत्तरार्ध में आके यानी 1750 के बाद में आकर ये आरंभ होता है। अब ब्रिटेन वाले जो है यहाँ पे जब यहाँ के शासन कायम किया, तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। ठीक है, थोड़ी देर में पहले आपको बात कर रहा था। अब ब्रिटेन वाले देखिए यहाँ पे भारत पे क्या किए, शासन किए। अब शासन किए तब उनको यहाँ पे क्या करना है, प्रशासन करना है। ठीक है, अपना एक जो है स्ट्रक्चर डेवलप करना है यहाँ पे प्रशासन के लिए, और उसके लिए हमारे अतीत की जानकारी उनके लिए जरूरी थी। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है ये जो है इन्वेंशन हुआ। देखिए, जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार के न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। ठीक है, कि आखिर न्याय व्यवस्था हम लोग कैसे रखें। अतः जो है 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाने वाली मनुस्मृति, इसको क्या किया गया यहाँ पे, अंग्रेजी अनुवाद किया गया। किसका? मनुस्मृति का, 1776 में, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। ठीक है, तो आपके लिए प्रीलिम्स का इफेक्ट हो गया, और इस चैप्टर में आपको प्रीलिम्स का बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए, बताइए कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कौन है, तो आप क्या बताएंगे? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। अब ये काम क्यों किया जा रहा है, समझने वाला बात ये है, आखिर हम लोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अभी टर्म थोड़े देर पहले देखें कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से, अब यहाँ पे उनको न्याय व्यवस्था में प्रॉब्लम हो रहा था, आखिर यहाँ पे शासन प्रशासन कैसे करें, और इसके लिए क्या करना पड़ा उनको, भारत के अतीत को जानने का वो लोग कोशिश किए। और इस क्रम में सबसे पहला काम क्या किया गया, 1776 में मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति में जो है न्याय की बात होती है। ठीक है, तो ये बुक का सबसे पहले ट्रांसलेशन किया गया। यहाँ पे सिस्टम को वो लोग समझने की कोशिश किए। हिंदुओं के जो है दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग, और मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग जो है ब्रिटिश जजों के साथ लाए, साथ जो है लगा दिए गए। ठीक है, अब मौलवी लोग जो है अपना इस्लामिक जो है लॉ बताएंगे, पंडित लोग जो है यहाँ पे हिंदू लॉ बताएंगे, और इनके हेल्प से जो है क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हो गया। ठीक है, अब ये लोग कोशिश करने लगे कि आखिर प्राचीन भारत में रीति रिवाज जो है कैसा था, प्राचीन भारत का कानून कैसा था, इसका समझने का यहाँ पे प्रयास शुरू हो गया, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा। और इसी का परिणाम स्वरूप 1784 में क्या हुआ आपको, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था का स्थापना हुआ। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान का स्थापना कब हो रहा है, 1784 में। ठीक है, क्लियर है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। अब ये सारा काम क्यों हो रहा है मैं आपको बताया, बस इसका मुख्य जो है बात यही है कि ब्रिटिश लोग, जैसे मान लीजिए आप लोग ही कहीं चले जाइए, ठीक है, आप लोग कहीं चले जाते हैं, जैसे आप अफ्रीका में चले जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका में एक सुदूर जो है ग्रामीण इलाके में आप चले गए, आपको वहाँ पे अपना रूल चलाना है, आपको वहाँ पे अपना शासन व्यवस्था संभालना है, आपको वहाँ पे जो है ऐसा एक शासन व्यवस्था रखना है जिससे आप बहुत लंबे टाइम तक वहाँ रूल कर सकें। तो वहाँ के कल्चर को समझने की तो बिल्कुल जरूरत है कि वहाँ पे कैसे पहले न्याय दिया जाता था। यानी आप बिल्कुल अपने तरीके से सारा बात रखने का कोशिश करेंगे तो जगह जगह पे विरोध होगा आपका, तो इसलिए वहाँ के सिस्टम को समझने की बिल्कुल आपको जरूरत है कि आखिर प्राचीन टाइम में। और इसी क्रम में जो है ये सबसे पहले देखिए मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है पंडित और जो है मौलवी का सहारा लिया जा रहा है कि यहाँ के न्याय व्यवस्था कैसा था। ठीक है,
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक शोध संस्थान भी स्थापित किया जा रहा है, और इसकी स्थापना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स, ये जो सर विलियम जोन्स थे, 1700 आपको 46 से 1794 नामक सिविल सर्वेंट ने की। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्री का एक और आपके लिए फैक्ट क्या बन गया कि बताइए आप, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कौन हुआ, कब हुआ, 1784 में हुआ, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा प्री का फैक्ट क्या ध्यान रख सकते हैं कि इसकी स्थापना जो है इसके लिए कौन जिम्मेवार था, तो सर विलियम जोन्स, ये भी बात आप याद रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी के लिए सर विलियम जोन्स, और ये क्या थे, सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। अब देखिए अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का भी अनुवाद कब किया जा रहा है, 1789 में। अब इस चैप्टर में मैं इनिशियल में बता दिया, आपको खूब सारा फैक्ट मिलेगा प्रीलिम्स को लेके, तो आप याद करते जाएं इसको, ठीक है। लेक्चर को 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप नोट्स बनाना चाहते हैं, पैरेलली में नोट्स भी बना सकते हैं। तो 1789 में क्या किया गया, अभिज्ञान शकुंतलम नामक एक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है। जबकि हिंदुओं के जो है परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में विल्किंस के द्वारा किया गया। यहाँ पे देखिए फैक्ट, आपको दूसरा फैक्ट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से चाहा जाए तो क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताइए आप, भागवत गीता का जो है अनुवाद कब किया गया, तो आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा, 1785 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, आपका जवाब क्या होगा, विल्किंस के द्वारा किया गया। अब देखिए अभिज्ञान शकुंतलम में आपको क्या मिलेगा, गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में जानकारी मिलेगी, उपलब्ध होगी। तो ये सब जो है अंग्रेजी में अनुवाद करने का पर्पस क्या था, यहाँ के सिस्टम को समझना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जा रही है। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना किया जा रहा है, तब लंदन में भी देखिए एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया जा रहा है। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती है, ठीक है। ये किसका कहना था, विलियम जोन्स का। और इस तथ्य की खोज में जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देश में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देखेंगे तो इंग्लैंड और कई अन्य यूरोपीय देश में संस्कृत के आचार्य पद स्थापित हुए, यानी संस्कृत में भी आचार्य पद स्थापित किए गए। कब, 19वीं जो है सदी के पूर्वार्ध में। अब ये तो बात आपको क्लियर हो गया होगा 19वीं सदी का मीनिंग क्या हुआ, मैं पहले क्लास में ही आपको बता दिया था। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मुलर ने, ठीक है। तो ये मैक्स मुलर के द्वारा जो है भारतीय विद्या के अध्ययन के लिए सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया 1823 से 1902 में, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में ही बीता। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें जो है खोल दी, और उन्हें क्या महसूस हो गया अब, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं चाहता था इसका जो है आपको कोर एंड क्रक्स जो है कुछ बातें बता के और यूनिट फिनिश कर सकता था, लेकिन मेरा पर्पस है कि आप यहाँ पे प्री एज वेल एज मेंस का भी प्रिपरेशन कर ले। ये लेक्चर देखने के बाद जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या अभी देख रहे थे, ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि 1857 का विद्रोह हुआ, आपको पता ही है। और उसके बाद देखिए स्थिति कैसे बदली, उन्हें आखिर क्या महसूस हुआ 1857 के बाद, आखिर ये क्यों जो है ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है अंग्रेज द्वारा जो हमारी सामाजिक कुरीतियां थी उनको समाप्त करने के विरोध में भी बहुत सारे लोग खड़े थे, ठीक है। वो क्यों किया जा रहा है, इसके साथ छेड़खानी क्यों किया जा रहा है, जो हमारा पुराना रीति रिवाज है, ठीक है। तो विदेशी लोग जो है इस बात को समझें और कहे कि अब जो है इसमें हम सुधार नहीं करेंगे, जैसा सिस्टम है बिल्कुल आपका वैसा ही रहे, ठीक है। तो देखिए जिन विदेशी लोगों ने उन्हें शासन करना, उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों ने, धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म के दुर्बलताओं को जानना जो है आवश्यक समझा। अब देखिए हम लोग अभी देख रहे हैं जो भी उपनिवेशवादी लोग थे उनका क्या विचार रहा था भारत के इतिहास को लेके। तो इसमें दूसरा टर्म ये है कि जो भी क्रिश्चियन मिशन थी वो लोग भी क्या कर रहा था, अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदू धर्म में जो भी दुर्बलता है, जो भी कुरीतियां है, उनको क्या कर रहा था, वो लोग उजागर कर रहा था। और उसको उजागर करके क्या फायदा होगा, तो वो क्या करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो ये भी काम चल रहा था, ठीक है, करा सके और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। तो इनका भी काम क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य का मजबूत ही बनाना, तरीका थोड़ा इनका अलग था।
अब किसी भी धर्म का यदि कुरीतियाँ ही आप केवल बताएँगे उनको, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है? तो वो मोटिवेट हो जाएगा और फिर जो है आपके प्रति क्या हो जाएगा, आकर्षित होके आपके विचारधारा को अपना सकता है और यही काम जो है यहाँ पे मिशनरी जो है कर रही थी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मुलर संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया, ठीक है? तो मैक्स मुलर के नेतृत्व में जो है बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद जो है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट जो है सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी हैं। तो ये जो भी अनुवाद किया गया सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट इंडीज सीरीज में इसको किया गया और इसका टोटल आपको 50 खंड अवेलेबल है, जिसमें जो है आपको कई खंड देखेंगे तो उसके अनेक भाग भी हैं। अनेक भाग इसके प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी इसमें शामिल किए गए हैं, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रमुख है। तो बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ का क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। उपयुक्त अनुवादों का प्रस्तावना में भी उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों के पश्चात विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए और उनका जो है मत है कि प्राचीन भारत के लोगों का इतिहास का विशेषतः काल और तिथि कर्म का बोध नहीं था। अब देखिए उनका ये कहना है कि जो भी प्राचीन भारत के हमारे लोग हैं, प्राचीन भारत का इतिहास है, इनका तिथि कर्म का इनको बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग जो है स्वेच्छाकारी शासन के आदी रहे हैं, ठीक है? ये किसका थॉट है सब? ये सब उपनिषदवादी आपको विचारधारा जो है, जो भी उपनिषदवादी राइटर हैं उन्हीं के द्वारा मिल रहा है। देखिए बाद में आके इसमें अब जस्टिफाई भी किया जाएगा, बताया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि भारत के लोग स्वेच्छाकारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक और पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे हैं, यानी आध्यात्मिक बात करके और पारलौकिक बात करके और रूढ़िवादिता को अपना के ये लौकिक समस्याओं का चिंता नहीं करते थे, ये उनका कहना है, ठीक है? तो एक व्यक्ति का विचारधारा दूसरे के प्रति आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है उनका कि भारत के लोग जो है अध्यात्म में डूबे रहते थे और जो ओरिजिनल मूल समस्या है उन पे ध्यान नहीं देते थे, ठीक है? जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी जो है कुचक्र माना गया था उनके द्वारा। पश्चात विद्वानों ने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और न ही किसी प्रकार का स्वशासन का अनुभव था, ये इनका कहना था, ठीक है? तो ब्रिटिश जितने भी ये राइटर है, देखिए ये लोग का क्या कहना है कि जो भी भारतवासी हैं इनको राष्ट्रीय भावना का भी एहसास नहीं था, ठीक है? और किसी प्रकार का स्वशासन का भी इनको अनुभव नहीं था। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष जो है विंसेंट आर्थर जो है स्मिथ की पुस्तक जो है अर्ली हिस्ट्री इंडिया में प्रकाशित किया गया। देखिए अर्ली हिस्ट्री इंडिया जो है विंसेंट जो है आर्थर का है 1843 से 1920 में, और ऐसे बहुत सारे तथ्य वहाँ पे दिए गए। यानी ओवरऑल कहने का यहाँ पे मतलब है कि भारतीय लोगों को बताया जा रहा है उनको ना इतिहास समझने की जो है उनके अंदर क्षमता थी, ना उनके अंदर विश्लेषण की क्षमता थी, ठीक है? बस यूं ही वो चले जा रहे थे, वो अज्ञानता के शिकार थे, वो अध्यात्म के आड़ में जो है बहुत सारी कुरीतियाँ किया करते थे। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया था। देखिए ये बात सही है कि इतिहास लेखन में अगर देखेंगे तो एक जो है व्यवस्थित इतिहास जो है इससे पहले अपने को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे अब भारतीय जो है राइटर भी आएंगे और जो है अच्छी तरह से इतिहास को लिखने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोत के गहन अध्ययन के आधार पर जो है लिखी और इसके राजनीतिक इतिहास की प्रधानता दी है। ये लगभग 50 वर्ष तक पाठ्य पुस्तक में काम देती रही है और आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है? तो ये जो विंसन आपका आर्थर का अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ जो है इसकी दृष्टि साम्राज्यवादी थी, ठीक है? इनकी देखिए सोच कैसी है, साम्राज्यवादी सोच है, ठीक है? जो भी वहाँ के लोग हैं साम्राज्यवादी ही सोच रखे हुए थे, तो इनका भी सोच साम्राज्यवादी ही सोच था। इंडियन जो है सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया कि आखिर विदेशी लोग जो आए तो इनका क्या भारत में भूमिका रहा। उनकी पुस्तक का 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। अब देखिए मेनली यहाँ पे जो है कहने का तात्पर्य है कि देखिए यहाँ पे जैसे भारत में आपको पता है कि अशोक रहे हैं महान राजा हमारे, ठीक है? बहुत सारे राजा यहाँ पे बहुत सारा काम किए हैं, एक सिस्टम डेवलप किए थे। इनके बारे में उजागर न करके जो भी विदेशी यहाँ पे हमला किए हैं उनको यहाँ पे क्या है प्रमुखता से ही लोग आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग का ही दिया हुआ यहाँ पे विचारधारा है जिससे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई थॉट ही नहीं था, ना यहाँ पे समाज को लेकर सोच था।
तो देख रहे हैं यहाँ पे 1/3 भाग में, यानी लगभग जो है 33% भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण को वर्णित किया गया है। ठीक है, और वो लोग भी अपने आप को क्या बताएंगे कि हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों को सभ्य बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों में ना सभ्यता है ना संस्कृति है। ठीक है, ये उनका थॉट है, बाकी आपको सच्चाई पता है। इसमें भारत को जो है स्वेच्छाकारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकार का सरोकार शासन के एक मात्र जो है रूप तनाशाही से है, यानी यहाँ पे जो है शासन एक तनाशाही की तरह ही था, ये उनका लिखना है। अब सारांश क्या है कि ब्रिटिश इतिहासकार ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है उसका लक्ष्य क्या था कि भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना। सिंपल सा कहानी यही था, हमेशा वही कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, पुरानी हमारी जो भी संस्कृति सभ्यता रही है, जो भी अच्छी अच्छी बातें रह गई, उनको हाईलाइट ना करके जो भी विदेशी जैसे कुषाण यहाँ पे आए, ठीक है, जो भी आक्रमण किए उन्हीं के बारे में ये लोग ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। यानी ओवरऑल जो है इनका लक्ष्य क्या था कि भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासकों को न्यायोचित जो है ठहराना। वो जो है काफी अच्छा थे, न्यायोचित थे। इसमें कई निष्कर्ष जो है कुछ कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। अब कहीं कहीं तो ठीक बात है। उदाहरण के लिए जैसे चीनियों की तुलना में भारतवासियों ने तिथि कर्म का कोई प्रबल जो है बोध नहीं दिखाया गया था। पहले देखेंगे तो तिथि कर्म पे ज्यादा यहाँ पे जोर नहीं दिया गया था, बात सही है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देशन गौतम बुद्ध के मृत्यु से हुआ मिलता है। आगे देखते हैं। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत है या अति युक्तिपूर्ण है। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने के लिए अच्छी जो है प्रचार जो है सामग्री है। देखिए, यदि तानाशाह का ब्रिटिश अगर साम्राज्यवाद को यहाँ पे कायम रखना है तो आपको दिखाना होगा कि बिल्कुल यहाँ पे ना इनको कुछ समझ है, ना इनका कोई संस्कृति था, ना इनका कोई तिथि कर्म इनको पता था, ना इनको कोई सभ्यता के बारे में पता था, ना इनको राष्ट्रीय एकता के बारे में पता था। सारा कुछ हम लोग सिखा रहे हैं, तब आप अच्छी तरह से क्या हो पाएंगे, वहां पे स्टेबल हो पाएंगे। ओवरऑल आप जो है मैटर यहाँ पे समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट, ये पेज नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए आ गया पेज। अब देखिए, हम लोग एक थॉट तो देख लिए, पहले पार्ट का बात हो गया कि आखिर जो है उपनिषदवादी लोग का सोच क्या था। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। भारत में जो है एक छत्र या एकाधिकार शासन की परंपरा थी। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया था कि भारत में एक छत्र शासन थी, एकाधिकार था, ना कोई नियम था, ना कोई कानून था, जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथों में रहती थी। और इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्या में डूबे रहते थे तो उनको जो है इहलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेशवादी लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ठीक है, वो तो लोग कहाँ डूबे हुए हैं, वो लोग जो है जीवन के पार जो है समस्याओं जो है देखने में कि हमारा जो है मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, उसमें जो है डूबे हुए हैं, परलोक की समस्या में डूबे हुए हैं। और यहाँ ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, अगर ये ध्यान वो नहीं रखेंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। अभी जो है हमारा जो सामने समस्या है उसका ध्यान कौन रखेगा, तो ये लोग बता रहे हैं हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ रहा होगा। भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा है, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे। आप जो है जब अतीत में कभी नहीं शासन कर पाए हैं तो अभी कैसे कर पाएंगे। ऐसा सभी निष्कर्षों से भीतरी नियत यह दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में असमर्थ है, इसीलिए हमारा जरूरत है और हम यहाँ पे शासन प्रशासन करके और इस राष्ट्र का जो है उन्नति प्रगति करेंगे। ठीक है, आपको देखिए अभी तक जो कहानी हुआ, आखिर वो प्रयास क्यों किए, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का क्यों प्रयास किए, हमारे संस्कृति को जानने का क्यों प्रयास किए। ठीक है, ईसाई मिशनरियां क्या काम कर रही थी, तो सारा लोग का टारगेट क्या था, यहाँ पे साम्राज्यवाद को कायम करना, उपनिवेशवाद को जो है कॉलोनी बना के लंबे टाइम तक रखना। और ऐसे में क्या करना था, आपको जो है अपने थॉट को जो है इस तरह से रखना था ताकि दूसरा लोग जो है सर उठा ना सके, और यही ये काम करने का ये प्रयास किए। अब आती है राष्ट्रवादियों की बारी, तो राष्ट्रवादियों की दृष्टि और उनका योगदान क्या रहा, अब बात करेंगे हम भारत की। ठीक है, तो आपका जो है एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो विदेशी लोग थे, ठीक है, जो ब्रिटेन से आए थे, तो उनका क्या विचारधारा था, जो यूरोप से आए थे उनका क्या विचारधारा था भारत को लेके, यानी भारत के पुराने इतिहास को लेके, भारत के पुराने समय को लेके उनका विचारधारा हम लोग देख रहे थे, और उनका नजरिया आपको स्पष्ट हो गया होगा। और आगे चल के देखिएगा, जब भी कोई घटना घटित होगा इतिहास में, ठीक है, तो जब भी
कोई ब्रिटिश आके उस पॉइंट पर लिखेगा तो देखिएगा उनका विचारधारा कैसा होगा। जैसे देखिए 1905 का बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है, तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो लोग अपना तथ्य क्या प्रस्तुत करते हैं कि ये क्षेत्र जो है इतना बड़ा हो गया है कि शासन प्रशासन की दृष्टि से इसको तोड़ना की जरूरत है, ताकि हम लोग शासन प्रशासन अच्छे से कर सके और ताकि यहाँ का विकास हो सके। ये उनका नजरिया था। बल्कि आपको वास्तविकता पता था कि इसको क्यों तोड़ा गया था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर किया जाए, जिससे क्या हो सके ये लोग अधिक दिन तक शासन प्रशासन, चूंकि यहीं पे बंगाल में ही सारे लोग यूनाइट होके अब आवाज उठा रहे थे इनके खिलाफ, समय समय पे आवाज उठाया जा रहा था। तो कहें ऐसे में जो है इनको हम लोग क्यों ना तोड़ दें, इनको क्यों ना बांट दें, इनको कमजोर क्यों बनाया जाए। तो इनका टारगेट ये था, लेकिन कह क्या रहे थे, हम लोग क्यों इसको किए ऐसा, हमारे करने का पर्पस ये था कि यहाँ का शासन प्रशासन हम अच्छे से संभाल सके। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा पक्ष की ओर देखते हैं, राष्ट्रवादियों की दृष्टि में योगदान देखते हैं। और ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पश्चात शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बन के आई कि आखिर ये क्या क्या बोल दिए। ना आपके पास तिथि कर्म था, ना आपको बोध था। वे एक और उपनिषदवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत को छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे कि ये जो है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और दूसरी ओर भारत के जो है पत्नोमुख जो है सामंती समाज और इंग्लैंड के फूलते फलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर जो है वैषम्य देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे वो। और इसको लेके जो है काफी लोग अपना थॉट समय समय पे लिखते रहते थे। बहुतेरे विद्वान जो है दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतर गए, और उनका मिशन क्या था कि जो भारतीय समाज है इसको सुधारना ही नहीं है, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास के इस प्रकार से पुनः निर्माण किया जाए कि उसमें समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहारा मिले। ठीक है, और ऐसे में बहुत सारे लोग आगे हैं और उन्हीं का भी हम लोग थॉट देखने वाले हैं। ऐसे करने में अधिकतर जो है इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रभावित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की कमी नहीं थी जो आपको तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे और इस जो है द्वितीय कोटे में आते थे। राजेंद्र लाल मित्र 1822 से 1891, जिन्होंने कई वैदिक जो है मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो जो है एरियंस नामक पुस्तक भी लिखी। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तक लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषता के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पे आश्रित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप प्राक जो है औद्योगिक प्राचीन जो है समाजों में पाई गई है। अगर बात करें आगे, महाराष्ट्र में जो है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का 1837 से 1925 तक, और विश्वनाथ जो है काशीनाथ रजवाड़े का, दो समर्पित जो है महापंडित निकले जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को पुनः निर्माण करने के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरे। आरजी जो है भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास को पुनः निर्माण किया। आप जो है महान समाज सुधारक थे और आपने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन भी किया और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का भी खंडन किया। बीके रजवाड़े जो है विशुद्ध अनुसंधान के धुन में संस्कृति की पांडुलिपियां और मराठा इतिहास के स्रोतों के खोज करते हुए एक महाराष्ट्र के गांव गांव घूमे और स्रोत जो है 22 खंडों में प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा को जो इतिहास लिखा था वो सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक था और अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पे खड़ा था। तब जो है भारतीय लोग अपने जो है कुछ लोग पक्ष में अपनी बात लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसका निष्कर्ष थोड़ी देर में आपको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए, तो आगे कहानी बढ़ी और उस तरह भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों को लेखकों ने गहरी पैठ के साथ बतलाया। पांडुरंग बामने काने संस्कृत के जो है प्रकांड पंडित थे और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका जो है विशाल कृति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये जो समाज सुधारक हैं, प्रकांड पंडित हैं, इनका नाम क्या है? पांडुरंग बामने काने। ठीक है, और इनका यहाँ पे रचना कौन है?
कृति स्तन इनका क्या है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो 5 खंडों में है। सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है ये। इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इन सब बुकों को पढ़ के भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी भी थी। और इस विषय में श्रेय का अधिकारी हैं पूरा लेखविद देवदत्त जो है रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, तो वो लोग देखिए अब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब ये सच्चाई भी है, आप सभी को पता ही है। तो इनमें जो है नाम किसका आता है यहाँ पे, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर का, जिन्होंने अशोक पे तथा प्राचीन भारत के राजनीतिक संस्थाओं पे कई पुस्तक जो है प्रकाशित किया है। और भी महत्वपूर्ण कार्य किया है हेमचंद्र राय चौधरी ने। अपने भारत यानी महाभारत काल के अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण इन्होंने किया है। आप चूंकि यूरोपीय इतिहास का अध्यापक थे, इसलिए आपने इस पुस्तक के कुछ नए तरीके से तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया है। आपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया है, लेकिन आपका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ है। अब देखिए ये लोग आके हमको क्या बता रहे हैं कि आपके पास ना कैलेंडर है, ना तिथि कर्म है, ना आपके पास इतिहास है, ना आपके पास एक क्रोनोलॉजी है, आपका कोई प्रशासन करने का स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये तो सच्चाई नहीं थी, ये तो बिल्कुल ही जो है इसको 100% आप झूठ ही बोल सकते हैं। देखिए कुछ बातों में सच्चाई हो सकती है, हमारे जो है धर्म में कुछ कुरीतियां हो सकती है, इसका मतलब आप पूरे सिस्टम को ही नकार नहीं सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो लोग जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं और ये लोग अपने जो है लिख के इन बातों को जो है उजागर कर रहे हैं। अशोक का शासन प्रशासन के बारे में आप सभी को पता ही होगा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी कि किस तरह उस समय शासन प्रशासन था। और इनके इतिहास लिखने से पहले, इनको सोचने और समझने से पहले भारत में जो है काफी सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी। ठीक है, ईसा के जन्म से काफी पहले यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है घटनाएं घटित हो चुकी थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में बीए स्मिथ के योगदान को सराहते हुए राय चौधरी ने उक्त जो है ब्रिटिश विद्वान की कई बातों का जो है आलोचना किया कि आपके जो है लेख जो है त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक है, किंतु जहां आप अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं वहां घोर जो है ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरण का इससे भी अधिक जो है पुट आरसी मजुमदार 1888 से 1980 तक के लेख में मिलता है, जो बहुत जो है लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स के महासंपादक थे। तो आपसे पूछा जाए बताइए कि हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स के संपादक कौन थे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आरसी मजुमदार। यानी प्राचीन भारत के इतिहास का अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पे समुचित ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि दक्षिण भारत के उत्पन्न हुए महान इतिहासविद के नीलकंठ शास्त्री ने भी अपने हिस्ट्री ऑफ एनिसेंट इंडिया में इस मार्ग का अनुसरण किया। यानी यहाँ पे दक्षिण भारत के इतिहास पे थोड़ा इन लोग का फोकस नहीं रहा, इन लोग का कमी था, क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास जो है पुराना इतिहास काफी शानदार रहा है, परंतु उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का जो है परिमार्जन किया। तो बाद में वो हिस्ट्री ऑफ जो है साउथ इंडिया लिख रहे हैं। उनकी शैली तो कसी हुई है पर लेख जो है प्रजांद है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय है जिस तरह राय चौधरी के हैं, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में अपने जो सामान्य निष्कर्ष दिए हैं उन पे बहुत से विद्वानों ने शंका भी किया है। अब यहाँ पे विचारधारा में तो टकराहट जो है बनेगी ही। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों को सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। ये कहना है किसका, नीलकंठ शास्त्री का। उन्होंने नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहास पे कई जो है प्रबंध पुस्तकें लिखी है। 1960 तक जो है अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर से आकृष्ट रहे हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा भी बखानी की है, जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पे इतिहास लिखा है और वे राष्ट्रीय भावना से भी, ठीक है थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रभावित रहे हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जहां बीए स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया है, वहीं पे भारतीय विद्वान इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिए हैं।
ठीक है। अब ये आप सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुगल टाइम पीरियड में अगर कोई इतिहास लिखा जा रहा है और उनके ही दरबारी कोई अगर कवि लिख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसके उनके लेखन में जो है उनके बारे में क्या होगा, प्राचीन के बारे में। और उसके पैरेलल में अगर कोई बहुत ही मजबूत राजा भी होगा तो उनके बारे में वहां पे वर्णन बहुत कम किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे दिख रहा है आपको। वहां पे देखिए कि केवल सिकंदर के आक्रमण पे 1/3 जो है स्थान दे दिए अपने लेखन में, लेकिन भारतीय विद्वान जो है इसको बहुत कम स्थान दिए हैं। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया है, कि आखिर जो है सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य जो है कैसे वो एरिया जो है मुक्त करा लेते हैं। केपी जायसवाल 1881 से 1937 और एएस जो है अल्तेकर 1898 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने देश के शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई है। और इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया है कि मध्य एशियाई और कुछ अन्य कबीलाई जो भी भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए थे। ठीक है, ऐसा वर्णन किया गया। फिर भी जो केपी जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय जो है यह है कि भारतीय जो है तानाशाही की जो है कपोल कल्पना का उन्होंने अंत किया है। 1910 के 12 के बीच उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके ये सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ के गणराज्य का अस्तित्व था, यानी यहाँ पे कोई तनाशाही नहीं था। आपको पता ही है कि विश्व का सबसे पुराना जो है गणतंत्र, ठीक है, वैशाली में रहा था। तो ये सब जो है खंडन किया गया यहाँ पे कि प्राचीन भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं की तानाशाही थी। यहाँ पे जो है गणराज्य भी थे जो अपना शासन आप चलाते थे। उन्होंने मंतव्य 1924 में हिंदू पॉलिटी नाम के एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। यद्यपि जायसवाल पे यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पे आधुनिक राष्ट्रीय भावना का कलई चढ़ा दिया है और उन्होंने गणतंत्र जो है गणतंत्रीय प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है पर यूएन जो है घोषाल सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति भी की है। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उन्होंने मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई है, उनकी मूल बातें मानी गई और उनकी अग्रणी कृति जो है हिंदू पॉलिटी क्लासिक जो है रचना मानी जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं आपका और राजनैतिक इतिहास की ओर मोड़। तभी आप देख रहे थे कि जो भी उपनिवेशवादी इतिहासकार रहे हैं वो लोग अपना किस तरह से अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय लोग यहाँ पे आके अपनी बातें रखने की कैसी कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं और राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहासकार जो है संस्कृतविद एल बैसम ने प्रश्न उठाया था कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहाँ तक उचित है। उन्होंने पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदाय के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने विचार रखा था कि अतीत का अध्ययन जो है औतुकवश और जो है आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी जो है पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया 1951 प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित जो है सर्वेक्षण है, उनकी दृष्टिकोण से रहित है, जिससे बीए स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतिग्रस्त है। बैसम ने यह पुस्तक जो है राजनीतिक इतिहास की ओर से और राजनीतिक इतिहास की ओर भारी जो है मोड़ दिखलाती है। यही मोड़ डीडी जो है कसाम्बी के पुस्तक जो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके लिए इफेक्ट बन रहे हैं। आपसे एक सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, ठीक है, कि एन एन जो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये किसका पुस्तक है? यहाँ पे डीडी कौशाम्बी का। आगे देखते हैं। उन्हों उनके विचार में जो एनिसेंट इंडिया कल्चर तथा सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 के द्वारा अधिक फैले है। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया है और वो अपना विवेचन इतिहास के उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। अब प्राचीन भारतीय के समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को, उत्पादन की शक्तियां और संबंधों के विकास को अभिन्न अंगों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तक के जनजातियों और वर्गों की जो है प्रक्रियाएं प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया है।
आपकी आलोचना बैसम सहित अन्य विद्वानों ने भी की है, लेकिन आपकी जो है पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। अब आलोचना वगैरह तो होते रहता है। पिछले 25 वर्षों के बीच प्राचीन भारत पे काम कर रहे विद्वानों की कार्य प्रणालियों और दिशा निर्धारणों में महान परिवर्तन हुआ है। वे अब क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पे अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतर जो है स्तरीक जो है करण को देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक और नई जो है वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी इतिहास के अध्ययन का शुभ लक्षण है। तो अब जो नए जो आधुनिक राइटर हो रहे हैं, पिछले 25 वर्ष की कहानी बताई जा रही है, जो भी यहाँ पे इतिहास अब जो है गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में जो है यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पे जो है ज्यादा जोर दिया जा रहा है और उनका रिलेशन जो है राजनीतिक गतिविधियों से यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगते हैं और ऐसे समझने लगे हैं कि जो कुछ भी अच्छे हैं उन सभी का उद्भव भारत में ही हुआ है। अब कुछ लोग भावुकतावश जो है उसके आड़ में आके बोलते हैं कि सब कुछ जो है यहीं से है, ऐसा कुछ है। तो बिल्कुल जो है देखिए, जब भी आप कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भावुक नहीं होना है, अपने आपका अपना विचारधारा होना चाहिए, सारे तथ्यों को समझे और फिर अपनी बातों को अपने तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पश्चिम के लेखक अब इस बात पे जो है जोर नहीं देते हैं कि सभी अच्छी वस्तुएं भारत में बाहर से आई है, किंतु उनमें कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, क्रमकांड, जाति, बंधुत्व और रूढ़ी ये भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। ये इनका मानना है। जो पश्चिमी जो है आपके जितने यूरोपियन वगैरह हैं, वह तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते रहते हैं जो गतिरोध का कारण पैदा करता है। वो समाज में स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से जो है देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों को रस लेते हैं और चाहते हैं कि वो तत्व यूं ही बने रहे। और इस तरह की दृष्टि का यही आशय होता है कि भारतीय समाज न बदला और न बदला जा सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। ये उनके अनुसार है। ठीक है। इस प्रकार जो है अंध जो है देशभक्त और परिमार्जित उपनिषदवादी दोनों ही अतीत के अध्ययनों का प्रयोग भारत के प्रगति रोकने के लिए करते हैं। अतः यह परम आवश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस अप्रोच रख के जो है देखा जाए। ठीक है, तो ओवरऑल जो है यहाँ पे हम लोग मूल बात ये देखें कि प्राचीन भारत का इतिहास आधुनिक लेखन पे उसका कैसा इफेक्ट रहा, यानी आधुनिक लेखन उसको किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से देखें। तो पहले हम लोग इनिशियल में देखें जो उपनिषदवादी जो लेखक थे उनका विचारधारा प्राचीन भारत को लेके क्या था। ठीक है, आखिर वो ये लेखन कला क्यों शुरू की है, आखिर उनको भारतीय संस्कृति में क्यों रुचि आई, ये सारे टर्म जो है हम समझने का प्रयास किए। फिर बाद में आप देखें तो ये सब टॉपिक जो है मूल बातें यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा बस समझ जाए। हमारा जो है यूनिट मेन जो शुरू होता है सिलेबस आपका, वो 5वां यूनिट से शुरू होता है। वहां से आपका इतिहास शुरू होगा, प्राचीन भारत का इतिहास। ये बेसिक बातें जो है समझनी इसलिए जरूरी थी ताकि जो है आगे आपके अंदर ये विचार ना आए कि हम ये तथ्य जो है इस लेखक का ये बात देखे थे और ये दूसरा लेखक जो है इस पॉइंट के बारे में ये बोल रहा है, और इन दोनों को लेके आप जो है कभी अपने आप में जो है कुछ लोग जो है देखते हैं हम इस विचारधारा को लेकर टकरा जाते हैं। नहीं देखो वो बुक में तो ये लिखा गया है, ये बुक में जो है इसके बारे में ये लिखा गया है। तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, उपनिषदवादी दोनों जो है अतीत का अध्ययन प्रयोग करके भारत की प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यह परम आवश्यक है कि प्राचीन भारत के इतिहास को कैसा रखना चाहिए, संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। तो बिल्कुल संतुलित बैलेंस अप्रोच रखा के अब देखिए कोई अगर प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे कमी है तो बिल्कुल उसको स्वीकार करके सुधारने की जरूरत है। और बहुत सारी धार्मिक कुरीतियां भी थी। ठीक है, आप सभी को पता है समय समय पे जो है समाज सुधारक के माध्यम से उसको हम सुधार किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सुधार किया जा सकता है, लेकिन अब सिस्टम को बिल्कुल डिनाई किया जाए कि एक सिस्टम बिल्कुल ही क्या है सही नहीं था, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, आपके अंदर कुछ समझ ही नहीं था, तो ये अप्रोच भी बिल्कुल गलत है। तो उनका अप्रोच भी गलती था। ठीक है, और यहाँ पे जो है बिल्कुल धार्मिक आधार पे हर एक बातों को दिखा देना, ये भी क्या है, ये भी जो है आपको सही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने का मतलब ये होता है अपने समझ को डेवलप करना। ठीक है, और अपना जो है बैलेंस अप्रोच रख के आगे बढ़ना। ठीक है, तो आपको सारी बातें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ज्यादा चूंकि अब ये सब बेसिक वगैरह है। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री लिखने का जो है उपनिषदवादी विचारधारा का एक अलग इफेक्ट होगा, राष्ट्रवादी विचारधारा का अलग इफेक्ट होगा। ठीक है, एक ही तथ्य को लेके दोनों का अलग अलग जो है मत हो सकता है।
ठीक है, चलिए इसके ऊपर आगे भी हम बात करेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ चला गया? अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ धारणाएं लिखी गई है, इनके बारे में आपको कुछ लिखना है। जैसे भारतीय जो है विद्या, संस्कृत विद, उत्पादन की जो शक्ति और संबंध। ठीक है, तो ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन लिखने का है वो पहला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में उपनिषदवादी इतिहासकारों के मतों का मूल्यांकन कीजिए और मूल्यांकन के क्रम में उनके मतों का विशिष्ट उदाहरण भी दें। कि आखिर प्राचीन भारत के इतिहास को लेके उपनिषदवादी जो भी इतिहासकार था उनका मत क्या था, उनका विचार क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। कुछ एग्जाम्पल भी देना है, और बहुत सारा एग्जाम्पल अभी हम लोग देखे थे, बहुत सारा नाम भी आप पढ़े हैं, तो उनको आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों के योगदान का विवेचना कीजिए। यानी जो भी राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे उनका क्या योगदान रहा, इसका आपको विवेचन करना है। तो ये भी आपको लिखना है। निम्नलिखित विषय पे वाद विवाद आयोजित करें। जैसे यहाँ पे लिखा है, प्राचीन भारत के इतिहास के उपनिषदवादी इतिहासकार द्वारा दी गई भ्रांतियां को आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने दूर किया। ठीक है, तो आप पक्ष और विपक्ष में रख सकते हैं कि आखिर वो लोग क्या विचार दिए थे प्राचीन भारत के इतिहास को लेके। ठीक है, और यहाँ पे जो है राष्ट्रवादी इतिहासकार अपना विचार क्या दिए, तो आप जो है 2 कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं और दोनों के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। वाद विवाद करने की जरूरत है नहीं, आप सेल्फ इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो आप अवश्य लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो है इसके तथ्य जो है 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 था। तो लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ये अभी बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, बाकी हमारा जो है प्रयत्न ये है उसमें कोई टर्म ऐसा नहीं हो कि आपसे जो है स्किप हो जाए। देखिए, मैं चाहता तो इसका एक सार समरी आपको जो है लेके आता और आपको बस बता देता है, यहाँ पे 2-4-10 लाइन आपको बताता और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता। ठीक है, लेकिन आप लोग भी जान सके, देखिए उसके बाद भी आपके अंदर क्या होता, ये बुक हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस दौर से खुद हम गुजर चुके हैं। ठीक है, तो वही सेम आपके सामने नहीं आए, तो पूरे बुक का एक एक लाइन हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी तो 3-4 यूनिट है, जस्ट हम लोग स्टेबल हो जाए, फिर आप देखेंगे बिल्कुल तथ्यवार तरीके से मैपिंग का यूज करते हुए। इस बुक के अलावा भी आपको बहुत सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने का हम प्रयत्न करेंगे। तो लेक्चर को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लेक्चर को जो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और आपको अगर लेक्चर स्लो लग रहा है तो 1.5 या 2.0 करके जो है इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग जो है आप लोग करते रहें। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।